Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about non-renewable sources of energy. So renewable energy, for example, solar energy, wind energy, hydro energy, and हम ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस कर लिया. So renewable energy sources means the energy which can be regenerated. So non-renewable energy sources क्या है कि as a name suggests, क्योंकि हम regenerate नहीं कर सकते इसको, यानी कि इसके एक स्टॉक है, स्टॉक जो है ना वो ख़त्म हो जाने किसी दिन. सो दिस इज़ द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. इसके एग्जांपल है, इस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड है? फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी. सो फॉसिल फ्यूल्स में आप पढ़ेंगे पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस. सो ब्रीफली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर पावर आप पढ़ेंगे. सो क्विक रिव्यू ऑफ लेक्चर टू में आपने पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था, बट ब्रीफली आपने देखा था, बहुत ही सिंपली आपने जस्ट डेफिनेशन आपने देख लिए थे. व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी. फॉसिल फ्यूल्स में नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था और डेफिनेशन हमने देख लिया था. सो ब्रीफली हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि व्हाट आर दी फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स के जो डंप होता है या फिर जो डिकम्पोजिशन की वजह से जो कई ईयर्स तक ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, उनकी वजह से आपको कुछ फ्यूल्स मिल जाते हैं जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. उसको आप ज़मीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर ओशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. ब्रीफली कैटेगराइज करते हैं इसको. आपको याद रखने की चीज़ें हैं. नेचुरल गैस और ऑयल को तकरीबन आप सेम चीज़ें आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक ही सोर्स से जनरेट होते हैं ये. मेरीन ऑर्गेनिज्म से ये जो फ़िश हैं या फिर कोई और भी मेरीन ऑर्गेनिज्म ज़मीन ओशन के अंदर है, वो जो कि बहुत सालों पहले ओशन के अंदर दब गए थे, जिसकी वजह से ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई डिकम्पोजिशन आप जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज़ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. और कोल जो है ना वो प्लांट के जो डिकम्पोज होने की वजह से जो आपको मिल जाता है, जिसको हम कोल कहते हैं. सो न्यूक्लियर एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर एनर्जी इधर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है. सो इसको हमने न्यूक्लियर एनर्जी की एक स्लाइड को ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ लेक्चर 8 में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी. सो उसको आप दोबारा से देख सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है क्या. सो जस्ट एक स्लाइड है, इधर न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. उसको हम डिस्कस करेंगे, बट डिटेल जो है ना वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है इन द लेक्चर 8. सो आप लेक्चर 8 को आप देख सकते हैं दोबारा. सो कंक्लूडिंग द स्लाइड, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आपने लेक्चर 2 में डिस्कस कर लिया था. सो नेचुरल गैस एंड ऑयल को हम एक ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कोल को अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सो नेचुरल गैस एंड ऑयल या फिर पेट्रोलियम आप कह सकते हैं. नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है आपको मिलता है मरीन ऑर्गेनिज्म की वजह से. मरीन ऑर्गेनिज्म जब ज़मीन के अंदर या फिर ओशन के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको नेचुरल गैस एंड और पेट्रोलियम मिल जाएगी. बट कोल जो है वो कोल आपको इस तरह से मिलेगा कि प्लांट के डिकम्पोजिशन की वजह से आपको कोल मिलेगा. सो फर्दर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. So the definition: non-renewable sources of energy includes fossil fuels such as oil, gas and coal. So non-renewable source of energy की बात करते हैं तो fossil fuels हमेशा पहले जहन में आना चाहिए आपके. So fossil fuels में क्या क्या इंक्लूड है? ऑयल, पेट्रोलियम एंड कोल, ये तीन चीज़ें इंक्लूड है. So non-renewable sources of energy are only available in limited amount and takes a long time to replenish. So ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होते हैं आपके पास, अनलाइक द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सन है, विंड है. सन हमेशा होगी, यानी कि हमेशा से है और हमेशा रहेगी सन. देन आल्सो द विंड, हवा जो है ना वो हमेशा रहेगी. सो आल्सो द वाटर, जो जहाँ से आप हाइड्रो एनर्जी आप क्रिएट करते थे, सो वो भी हमेशा रहेगी. सो जो कि ख़त्म नहीं होगी. सो लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात करें तो कोल, ऑयल एंड गैस, जो कि हमें बताया कि उसके सोर्सेज आपको बताया कि प्लांट और एनिमल्स
इसकी जो डिकम्पोजिशन की वजह से आपको मिल जाता है। तो डिकम्पोजिशन जो होती है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होगी। सो कुछ टाइम के बाद उसको ख़त्म हो जाना है। सो और इसको निकालने के लिए भी बहुत टाइम रिक्वायर्ड होते हैं और सोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। एज ए प्योर फॉर्म एज ए क्रूड ऑयल, लाइक क्रूड ऑयल आप एज इट इज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए पेट्रोलियम। गाड़ी में आप क्रूड ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको आप रिफ़ाइन करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से गुजारते हैं, फिर उसके बाद यूज़ेबल फॉर्म में आप लेकर आते हैं। सो इसको आप मल्टीपल स्टेजेस से गुजारने के बाद आप यूज़ में लाते हैं। सो when we pump gas as a at a station, we are using finite sources refined from crude oil that has been around since prehistoric time। prehistoric time से जो मौजूद होते हैं ज़मीन के अंदर, ओशन के अंदर, उसको आप यूजेबल फॉर्म में लाते हैं, जो कि आप गैस स्टेशन पे या फिर पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल या फिर डीजल आप ले रहे होते हैं, वो यूजेबल फॉर्म के बाद आपको मिल रहा होता है। एज ए प्योर फॉर्म आपको नहीं मिल रहा होता। Non-renewable sources of energy are also typically found in specific part of the world, making them more plentiful in some nations than other। So आपको पता होगा कि non-renewable sources like fossil fuels, like oil जहाँ से मिलते हैं वो हर जगह से, दुनिया की हर जगह से, हर कोने कोने से नहीं मिल रही होती है। सो एक दो जगह हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल आपको मिल रही होती है। लाइक सऊदी अरब सबसे पहले जहन में आता है, ईरान और इराक़ जहन में आता है, रशिया जहन में आता है, अमेरिका जहन में आता है। तो इन जगहों से बहुत ज़्यादा टिपिकली बहुत ज़्यादा कुछ पार्ट है इन दी वर्ल्ड जहाँ से ये ऑयल और रेजरवायर्स हैं जो कि जहाँ ज़्यादा मिल रही होती है। हाल तो बहुत सारी जगहों पे हैं, पाकिस्तान में भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में क्या है कि सेपरेटेड हैं, एक जगह पे नहीं है ये सारे रिजर्वायर जो है ना, वो एक जगह पे नहीं है। सो इसको लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान साइड पे अलग अलग जगहों पे हैं, कई किलोमीटर्स दूर पर, मतलब ये रिजर्वायर्स छोटे रिजर्वायर्स हैं एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरब या फिर ईरान। वहाँ पे बड़े रिजर्वायर्स हैं, पाकिस्तान में छोटे रिजर्वायर्स हैं। तो यहाँ पे कई साल लगा के आप प्लांट को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद छोटे रिजर्वायर्स हैं, तो obvious सी बात है कि कुछ महीने में, कुछ सालों के बाद वो रिजर्वायर ख़त्म हो जाए तो प्लांट को दोबारा से रिलोकेट करना पड़ता है। सो डैट इज़ वेरी कॉस्टली। इस वजह से यहाँ पे फिजिबल नहीं है। वहाँ पे बड़े रिजर्वायर्स हैं तो कई सालों तक वहाँ पे रिजर्वायर्स ख़त्म नहीं हो सकती। डेट्स वाई कुछ आप कह सकते हैं कि जो जो फॉसिल फ्यूल से स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मौजूद होता है, नॉट एवरीवेयर। So non-renewable sources come from the sources that will run out or will not be replenished in our lifetime or even many lifetimes. So non-renewable sources comes from the sources that will run out। So ये एक दिन ख़त्म हो जाना है। So हमारी लाइफ में हो सकता है ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना ख़त्म हो जाना है इसको, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है, नेचुरल सोर्स नहीं है। ये प्लांट और एनिमल्स की भरी होने की वजह से, दब जाने की वजह से और डिकम्पोजिशन की वजह से हम तक मिल रही होती है, हम तक आ रही होती है। सो ये चीज़ जो है ना वो किसी दिन ख़त्म हो जानी है। सो हमारी ज़िंदगी में ही तो कहीं कई सालों बाद, 100 ईयर्स या 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 500 ईयर्स के बाद ये चीज़ ख़त्म हो जानी है। सो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे होंगे, हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ आ रहे होंगे। फर्दर एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ जो कि मैं ऐड करता हूँ। सो ये है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है ना वो आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोलर पावर को डायरेक्टली आप लाइक कपड़े सुखाने के लिए आप यूज़ करते हैं, या फिर हीटिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। या विंड पावर को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो पावर को आप डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी आप यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आप एज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इसको मल्टीपल स्टेजेस से गुजारने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आप इसको यूजेबल फॉर्म में लाते हैं, फिर उसके बाद आपको पेट्रोल पंप पे या फिर गैस स्टेशन पे आपको गैस मिल रही होती है, और पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल और डीजल आपको मिल रही होती है। सो इसको डायरेक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको आप रेप्लेनिश करना पड़ता है और कई स्टेजेस से गुजारना पड़ता है। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, फॉसिल फ्यूल्स के 3 टाइप्स हैं, ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस। सो और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, ये किसी दिन ख़त्म हो जाना है और रेप्लेनिश हो जाना है।
और आपको जो पावर गैस स्टेशन पे या फिर पेट्रोल पंप पे जो आपको मिल रही होती है वो क्रूड ऑयल नहीं होता है, वो एक मल्टीपल स्टेजेस से गुजरने के बाद जो ऑयल मिल रही थी वो है। एंड ये कुछ दुनिया के हर जगह पे मौजूद नहीं है, कुछ जगहों पे ही मौजूद होता है ये। और प्लस ये एडिशनल में आपको बताया था कि ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इसको मल्टीपल स्टेज से गुजारने के बाद एक रिफाइंड फॉर्म में लाने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल्स? अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड commercial energy comes from coal, oil and natural gas. These are called as fossil fuels since they have been developed from fossilized remains of prehistoric plants and animals. So plants और animals की जो fossilized remains की वजह से आपको जो चीज़ मिल रही होती है वो कहते हैं, उसे कहते हैं fossil fuels। 85% बहुत ज़्यादा अमाउंट में है ये। 85% आपकी जो दुनिया में आप इसको यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि आउट ऑफ 100% जो दुनिया में आप सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं वो है फॉसिल फ्यूल्स को आप यूज़ करते हैं, जिसमें नेचुरल गैस, कोल एंड ऑयल, पेट्रोलियम मौजूद होते हैं। Coal, crude oil and natural gas are all considered fossil fuel because they are formed from fossilized buried remains of plant and animal that lived millions years ago. Because of their origin, fossil fuels and high carbon content. सो कार्बन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। सो एज वी डिस्कस बिफोर कि ये क्यों होता है, क्रूड ऑयल या फिर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं buried remains of plant and animal that lived millions of year ago। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि बरीड हुए थे ज़मीन के अंदर, जहाँ से बरीड हो गए, फिर उसके बाद मट्टी आएगी, मट्टी आने के बाद वो उसके अंदर से जो एयर ट्रैप्स है वो बाहर आ गए। तो क्या हो गया, हाई प्रेशर एंड विदाउट दी ऑक्सीजन, जब एक उसको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ से गैस, मीथेन गैस जो है ना वो रिलीज़ हो जाता है, प्लस और भी गैस रिलीज़ हो जाता है। सो उसको आप यूजेबल फॉर्म में जब लाते हैं तो इसको आप कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। Fossil fuels are remains of dead plants and animals buried deep under the earth crust. Fossil fuels power Fossil fuel power our life and have for a century. They are non-renewable sources of energy like millions of years to develop and provide us with the power to light and heat our homes, drive our vehicles, and develop our modern lifestyles. They are the cheapest and easiest of all fuels रिक्वायर्ड। सो ये कहाँ से मिलता है, दोबारा से डिस्कस किया गया है कि बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? आप घरों में आप यूज़ करते हैं, जो लाइट आती हैं वो या तो आप हाइड्रो पावर से आती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना लाइट आपके पास जो आती है, जो शहरों में जो लाइट आती है वो आपके पास पेट्रोल और इंजन या फिर जनरेटर को चलाने के बाद आती है लाइट। सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो लाइट आवर होम्स और हीट करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जो गाड़ी चलाते हैं उसमें जो फ्यूल यूज़ करते हैं डेट इज़ द फॉसिल फ्यूल्स। सो दिस इज़ द चीपेस्ट एंड अर्लीस्ट। सो वी हैव डिस्कस, यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ है, तो ये इसके जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और लंबा है। आपको पूरा एक एक्सट्रैक्शन जो ज़मीन के अंदर से पूरा एक्सट्रैक्ट करने के बाद पूरा प्लांट लगाना पड़ता है, बहुत ही कॉस्टली है। लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ पे आपको विंड एनर्जी को कैप्चर करने के लिए आपको टरबाइन लगाना पड़ रहा था। वो बिल्कुल आउट ऑफ द सिटी आप टरबाइन, मल्टीपल टरबाइन लगा रहे थे। टरबाइन लगाने के बाद आप इसको विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। लाइक एज कम्पेयर अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर पैनल आप लगा रहे थे। सोलर पैनल को बहुत ज़्यादा कुछ किलोमीटर्स में या फिर कोई कैनाल 1 एकड़ के ज़मीन पे आप इतने बड़े लेवल पे जब तक आप सोलर पैनल्स नहीं लगाएंगे तब तक आपको इतनी ज़्यादा वोल्टेज में आपको पावर नहीं मिलेगी। सो एज़ कम्पेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि फॉसिल फ्यूल्स से जो आप एनर्जी जनरेट करते हैं वो फिर चीपेस्ट है और ईजीएस्ट है। ठीक है जी।
सो एज़ कम्पेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये ईजीएस्ट है और चीपेस्ट है। वो जो प्लांट लगाते थे आप वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं और इसके जो आउटपुट भी इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दोज एनर्जी सोर्सेज, एज़ कम्पेयर टू सोलर, एज़ कम्पेयर टू wind energy and hydro energy, these the process of this is very simple. So interesting facts. So all fossil fuels are the result of plant decomposition that happens millions of years ago underwater. So fossil fuels, plant and animal decomposition, and animal भी कहते हैं इसको, and so all fossil fuels are the result of plant and animal decomposition that happens million of years ago. So fossil fuels include natural gas, coal and oil. The current statistics show that globally fossil fuels provide 85% of the total energy we consume. Prospecting of oil requires measuring the type of rock that is beneath the Earth's surface. Scientists drill to remove the core sample and then examine the strata level to determine if the evidence of plant decomposition needed to have created the crude oil. So इसको प्लांट को इंस्टॉल करने से पहले, एक्सट्रैक्ट करने से पहले साइंटिस्ट जो है ना वो एक सर्वे करते हैं ताकि वहाँ पे पता लगा सकें कि वहाँ पे इधर डिकम्पोजिशन, प्लांट डिकम्पोजिशन हो रही कि नहीं हो रही है। ज़मीन के अंदर प्लांट डिकम्पोजिशन या फिर मेरीन जो डिकम्पोजिशन है वो उसके अंदर हो रही कि नहीं हो रही, ताकि प्लांट लगाया जा सके और एक्सट्रैक्ट कर सके और वहाँ से ऑयल निकाला जा सके। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन द लास्ट 3 स्लाइड्स। सो डिकम्पोजिशन क्यों होती है प्लांट और एनिमल, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल की डिकम्पोजिशन की वजह से जो आपको फ्यूल मिल रहे होते हैं डेट आर फॉसिल फ्यूल्स। सो fossil fuels include coal, natural gas and petroleum. So 85% ऑफ द टोटल एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं, सो वो आप फॉसिल फ्यूल से आप कंज्यूम करते हैं। सो prospecting the oil require measuring the type of rock that is beneath the surface। और जो आप साइंटिस्ट जो है ना वो पहले सर्वे करते हैं ड्रिल करने से पहले और पता लगाते हैं कि भाई यहाँ पे सिम्टम्स या फिर प्लांट डिकम्पोजिशन है कि नहीं, फिर इसके बाद ड्रिल किया जाए। नाउ वी विल डिस्कस द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वन बाय वन। सो पहले हम न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कस करेंगे। सो इसकी वजह ये है कि हमने न्यूक्लियर एनर्जी ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। सो टुडे हम टच करेंगे कि इधर न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। तो पूरे लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो आप लेक्चर नंबर 8 आप देख सकते हैं। हमने लेक्चर नंबर 8 जो है ना वो न्यूक्लियर एनर्जी ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। सो आफ्टर डिस्कसिंग द न्यूक्लियर एनर्जी वी विल डिस्कस अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी। So because windmill and solar panel operate using the wind and sun, these two energy sources are renewable, they will not run out। So आपको पता है कि सोलर को हमने डिस्कस कर लिया था एंड विंड को हमने डिस्कस कर लिया था इन डिटेल्स। सो सोलर और विंड मिल के जो प्राइमरी सोर्स है वो है सन एंड विंड रिस्पेक्टिवली। सो सन और विंड जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, सोलर हमेशा रहेगी और हमेशा से सन जो ना हमेशा से निकलती रही है, सूरज जो है, और आपके पास जो विंड है, विंड जो है ना वो हमेशा से आपके पास मौजूद होता है। सो ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, जो कि जिसकी वजह से हम इसको रिन्यूएबल कहते हैं, या कि बार बार इसको रीजनरेट कर सकते हैं। सो जो कि ख़त्म नहीं होगी चीज़ें। ऑन द अदर हैंड ऑयल एंड गैसेस आर फाइनाइट, नॉन रिन्यूएबल एंड विल नॉट बी एग्जिस्ट वन डे। सो अगर हम ऑयल और गैस की बात करें, फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, सो ये एक दिन ख़त्म हो जाना है, ये फिर एक दिन ख़त्म हो जाना और हमारे पास ये मौजूद नहीं रहेगी एक दिन। सो दैट्स वाई दिस इज़ फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। सो same like this, you can classify nuclear energy as non-renewable source of energy because uranium and similar pure earth sources are finite.
सो न्यूक्लियर एनर्जी के जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो जहन में आता है वो है यूरेनियम। सो यूरेनियम की वजह से आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी है। यूरेनियम सो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना वो मोस्टली यूरेनियम की वजह से जो दो प्रोसेस होते हैं फिजन और फ्यूजन। सो फिजन की वजह से आपको एनर्जी मिल रही होती है। सो फिजन जो है ना वो नॉर्मली आप यूरेनियम को यूरेनियम टू रेटिफाई के न्यूक्लियस से आपको फिजन एनर्जी आपको और एनर्जी आपको मिल रही होती है। सो आप न्यूक्लियर एनर्जी को इस वजह से आप कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि यूरेनियम जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो यूरेनियम जब ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं रहेगी। सो दैट्स वाई you can classify that non-renewable source of energy is nuclear energy is non-renewable source of energy. So on the other hand कुछ लोग कहते हैं कि energy renewable because the element thorium and other new technologies may provide infinite fuel needed to power nuclear reactors. सो थोरियम एक एलिमेंट है जिसकी वजह से भी न्यूक्लियर पावर आपको मिल रही होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम आपको थोरियम कम यूज़ करते हैं इसको, जो कि प्लांट में अर्थ में अबंडेंटली आपके पास मौजूद नहीं होता। दैट्स वाई आप उसको कम इस्तेमाल करते हैं। सो यूरेनियम जो है ना वो कॉस्टली भी नहीं है और आपको आसानी से मिल रही होती है। दैट्स वाई इसको आप ज़्यादातर न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इसको आप कह सकते हैं जो कि अदर कुछ लोग कहते हैं कि इसको आप रिन्यूएबल भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल है। सो कंक्लूजन, व्हाट इज़ द कंक्लूजन? Nuclear energy is usually considered another non-renewable sources. Although nuclear energy itself is non-renewable energy source, the material used in the nuclear power plant is not. So न्यूक्लियर एनर्जी इटसेल्फ जो है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं। जो आप न्यूक्लियर एनर्जी को आप जनरेट करते हैं, जनरेट करने के बाद आप इसको रीयूज़ में ला सकते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज़ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। लेकिन ओवरऑल जो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो आप यूज़ करते हैं, जो मटेरियल यूज़ करते हैं, यूरेनियम यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट रिन्यूएबल, जो कि ख़त्म हो जाना एक दिन। सो दैट्स वाई आप ओवरली जनरलाइजली कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में दो कंसेप्शन हैं, दिस इज़ नॉन रिन्यूएबल एंड दिस इज़ रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल इसलिए है क्योंकि बिकॉज इसमें यूरेनियम यूज़ होता है और यूरेनियम जो है ना वो फाइनाइट है, ये एक दिन ख़त्म हो जाना है, क्योंकि ज़मीन अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, उसको आप निकालते रहेंगे तो यूज़ में लाते रहेंगे तो एक दिन ख़त्म हो जाना है। दैट्स वाई ये दिस इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। सो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि थोरियम थोरियम आप यूज़ करते हैं तो ये इनफाइनाइट अमाउंट में आपके पास मौजूद है। सो दैट्स वाई दिस इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ यूरेनियम, जो कि ख़त्म हो जाने के। So first we will discuss about the natural gas. So natural gas के बारे में हम डिस्कस करेंगे। So what is natural gas? Natural gas is a flammable gas consisting mainly of methane. So मीथेन याद रखिएगा। So natural gas का मतलब है मीथेन गैस, क्योंकि इसमें मोस्ट जो बहुत ज़्यादा कंटेंट में जो मौजूद होता है, जो चीज़ें मौजूद होती है, जो इंग्रेडिएंट इसमें जो सबसे ज़्यादा मौजूद होता है वो है मीथेन। तो डेट्स वाई आप इसको नेचुरल गैस को आप मीथेन गैस भी कह सकते हैं। सो जहाँ पे मीथेन गैस की बात आती है, सो आप बेसिक बात है कि वहाँ पे आप नेचुरल गैस की बात कर रहे होते हैं। सो अकरिंग इन द अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स विद एन ऑयल। सो एक और भी चीज़ याद रखिएगा। सो नेचुरल गैस की जब बात करते हैं तो वहाँ पे ऑयल की भी बात करते हैं। सो मोस्टली जो नेचुरल गैस और ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो सेम होता है, बिकॉज ये सेम लेयर्स में आप मौजूद होता है। सो वहाँ पे थोड़े से नीचे जो है ना गैस के ऑब्वियसली बात है कि गैस और ऑयल के कंपैरिजन में गैस जो है ना वो ज़्यादा लाइट है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। सो जो अर्थ के जो क्रस्ट के ज़्यादा नीचे जो प्रेजेंट करते हैं, जो चीज़ आपको मौजूद होता है वो है ऑयल एज़ कम्पेयर टू गैस। गैस जो है ना वो थोड़े से ऊपर आपको एक्सेस करते हैं। सो नेचुरल गैस इज़ प्राइमरीली मीथेन विद स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन। सो नेचुरल गैस में प्राइमरीली आपके पास मीथेन गैस मौजूद होता है और इसके अलावा अदर हाइड्रोकार्बन भी, बहुत और भी हाइड्रोकार्बन भी आपके पास मौजूद होते हैं।
सो गैस जो है ना, नेचुरल गैस आया कहाँ से है? सो अनलाइक कोल, कोल जो है ना वो प्लांट के डिकम्पोजिशन की वजह से आपको मिल जाता है। लेकिन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है ना आपके पास मरीन ऑर्गेनिज्म, जो ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा मरीन ऑर्गेनिज्म बरीड हुए पड़े हैं काफ़ी ईयर्स हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मरीन ऑर्गेनिज्म दब गए थे नीचे, जिसकी वजह से वहाँ की डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन होने की वजह से आपको ये नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आपको मिल जाती है। जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, ऑर्गेनिजम्स, मेरीन ऑर्गेनिजम्स और जो अदर एनिमल फिशेस हैं और दूसरे जो एनिमल्स जो ओशन के अंदर मौजूद होते थे, तो वो मरते गए और दबते गए ज़मीन के ओशन के अंदर। उसके ऊपर मिट्टी आ गई, सॉइल आ गई और बहुत सारी और चीज़ें आ गई। और मिलियंस ऑफ ईयर्स उसी में दबे रहे हैं, और विदाउट द एटमॉस्फेयर, विदाउट द ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर की वजह से और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर से गैस निकलना शुरू हो गया। और उस गैस को आप एक्सट्रैक्ट जब करते हैं तो आपके पास मीथेन गैस मिल जाता है, एंड दैट मीथेन गैस इज नेचुरल गैस एक्चुअली। So it was formed millions of years when dead marine organisms. So marine organism याद रखिएगा। So natural gas का मतलब है marine organism, oil का भी मतलब है marine organisms. So natural gas और oil जो है ना वो marine organism से मिलता है। So plant के decomposition की वजह से आपको coal मिल रहा होता है, जो कि हम later डिस्कस करेंगे। So अभी हम natural gas डिस्कस कर रहे हैं, तो natural gas जो है ना marine organism की वजह से sunk to the bottom of the ocean and were buried under deposits of सेडिमेंट्री रॉक्स। सो रॉक्स जो है ना वो सेडिमेंट्री रॉक्स मीन्स कि जो पहले ऑर्गेनिजम्स मर गए, फिर उसके बाद क्ले आ गए। क्ले जो है ना वो आपको पता है कि जो पहाड़ जो बने हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो सैंड की डिकम्पोजिशन की वजह से, सैंड के ऊपर सैंड जो है ना वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो आपके पास थे, ये हो जाता है। सेंट और क्ले जो है ना आपके पास, जो जब डिपॉजिट्स हो जाते हैं सेंट और क्ले, जो मिलियंस ऑफ ईयर को जो है ना गुजर जाता है मिलियंस ऑफ ईयर, तो आपके पास सैंड और क्ले जो है ना वो रॉक बन जाता है। रॉक के बीच में आपको ऑयल और नेचुरल गैस मिल जाता है। आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। Subject to intense heat and pressure, these organisms underwent transformation in which they are converted to gas over millions of years. सो मिलियंस ऑफ ईयर जो कि हीट और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ऑर्गेनिज्म अंडरवेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि डिकम्पोज हो जाता है, जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहता, जो कि गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई आपके पास गैस मिल रही होती है। कंक्लूडिंग दिस साइड, व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज एक्चुअली मीथेन, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मीथेन होता है और बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटीज़ में हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। ये कैसे फॉर्म होता है? ये मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जब मेरीन ऑर्गेनिजम्स मर गए थे, तो बरीड हो गए थे ओशन के अंदर, और उसके ऊपर जब सैंड और क्ले आ गया था, जो कि बाद में रॉक बन गए थे, बिकॉज बहुत ईयर्स पास हो गए थे, जो सैंड और क्ले जो है ना वो रॉक बन गए। रॉक के अंदर जब दब गए थे मेरीन ऑर्गेनिज्म, अंडर हाई प्रेशर एंड अंडर हाई हीट, यानी कि टेम्परेचर, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये अपने ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन आपको नेचुरल गैस, आपको मीथेन गैस आपको मिल रही है। फर्दर नेचुरल गैस इज फाउंड इन अंडरग्राउंड रॉक कॉल्ड reservoirs, उसको हम reservoir कहते हैं। द रॉक हैव टाइनी स्पेसेस इन देम, जो रॉक क्ले और सैंड की वजह से जो रॉक बनता है, हैव टाइनी स्पेसेस इन देम। उसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस है, बहुत सारी जगह हैं, जिसको हम पोर्स कहते हैं, डेट अलाउ देम टू होल्ड वाटर, नेचुरल गैस एंड ऑयल। जिसके अंदर वाटर, नेचुरल गैस और ऑयल एग्जिस्ट करते हैं। The natural gas is tapped in underground by impermeable rock called caprock and stays until it is extracted. नेचुरल गैस जो है ना वो आपके पास उसी रॉक में मौजूद होता है, जिसको हम कैप रॉक कहते हैं, और तब तक मौजूद होता है जब तक आप इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब ड्रिल करते हैं, तो उसके अंदर होल्स हो जाते हैं और उसको
आप एयर को सक करके गैस को सक करके आप निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कन्वेंशनल नेचुरल गैस कैन बी एक्सट्रैक्ट थ्रू ड्रिलिंग वेल्स। Unconventional forms of natural gas like shale gas, tight gas, sour gas, coal bed methane, and gas hydrated have specific extraction techniques. So natural gas can also be found in reservoirs with oil and it is extracted alongside oil, that is called associated gas. So associated gas किसे कहते हैं? Natural gas can also be found in reservoir with oil and extracted alongside with oil. So जब ऑयल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसके जो बाय प्रोडक्ट में गैस भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, गैस भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब ऑयल की प्रोडक्शन हो रही होती है, सो ऑयल के रिजर्वायर में नेचुरल गैस भी मौजूद होता है, जिसको आप एज ए नेचुरल गैस आप इसको यूज़ में ला सकते हैं, एज ए बाय प्रोडक्ट निकल आती है। सो दैट इज़ एसोसिएटेड गैस। So in the past, this gas was commonly flared and burned as waste product, but in most places today is captured and used. So, concluding the slide, what is नेचुरल गैस? नेचुरल गैस जो ना वो रॉक्स के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम रेजरवायर कहते हैं, ज़ख़ीरा जो है। सो द रॉक्स हैव टाइनी टाइनी स्पेसेस कॉल्ड पोर्स। रॉक्स के अंदर पोर्स भी होते हैं, बहुत सारी जगह होती हैं जिसमें एयर और वाटर ट्रैप हो जाता है, जिसको हम वो तब तक रहता है जब तक हम उसको निकाल नहीं देते हैं। सो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस क्या है? कन्वेंशनल जो है वो आप ड्रिल करके आप निकालते हैं इसको। कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ नेचुरल गैस लाइक शेल गैस, टाइड गैस, सोर गैस, कोल बेड मीथेन एंड गैस हाइड्रेट्स हैव स्पेसिफिक एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। सो हर हर फॉर्म ऑफ गैस के डिफरेंट डिफरेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं, जो हमारा अभी का टॉपिक नहीं है। अभी का टॉपिक जस्ट आपने टच करना है व्हाट इज़ नेचुरल गैस। सो फर्दर इसको एक्सप्लोर करना है तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस आप देख सकते हैं, बट राइट नो जो हमारा जो कोर जो फोकस है वो है नेचुरल गैस। इसको फर्दर शेल गैस की टेक्निक्स को, टाइड गैस की अलग अलग टेक्निक्स होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा ये नेचुरल गैस जो है इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो रही है, तो मल्टीपल टेक्निक्स आ गई होगी अभी तक। सो इसको हम अभी हमारा टॉपिक नहीं है। नेचुरल गैस कैन ऑल्सो बी फाउंड इन रिजर्वायर विद ऑयल। सो एसोसिएटेड गैस एक यहाँ पे दी हुई है, व्हाट इज एसोसिएटेड गैस? सो नेचुरल गैस कैन ऑल्सो बी फाउंड इन रिजर्वायर विद ऑयल एंड इज एक्सट्रैक्टेड अलोंगसाइड ऑयल। सो ऑयल की जब प्रोडक्शन होती है, ऑयल को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसके बाय प्रोडक्ट में गैस भी फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटेड गैस। So there are two types of natural gas generally. So defined by their methane content. Methane content है कि नहीं, कम है कि ज़्यादा है, उस बिना पर आप इसको टू ब्रॉड कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ बायोजेनिक गैस, जिसमें मीथेन गैस जो है ना तकरीबन 95%, थोड़े से प्लस माइनस में हो जाते हैं 96% या 94%। उसका आप ड्राई गैस भी कहते हैं, विच इज़ फॉर्म बाय बैक्टीरियल डिके एंड शेलो डेप्थ। सो अब वही है कि बैक्टीरियल डिके की वजह से और शेलो डेप्थ की वजह से जो आपको बायोजेनिक गैस मिल जाता है, उसको आप उसमें 95% मीथेन गैस होता है। सो लेस देन 95% मीथेन गैस जो होता है उसमें उसको आप कहते हैं thermogenic gas or wet gas, which is a lower quantity gas formed at a high temperature. Wet gas, on the other hand, contains compounds such as methane and butane in addition to methane. मीथेन में मीथेन के अलावा ब्यूटेन और इथेन भी होता है। These natural gas liquid NGL for short, can be separated and sold individually for various uses such as refrigerant and produce petrochemical product like plastics. So प्लास्टिक की प्रोडक्शन के लिए या फिर रेफ्रिजरेटर्स में ये गैस यूज़ किया जाता है। सो देर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज कंक्लूडिंग द स्लाइड। सो देर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द नेचुरल गैस। फर्स्ट इज बायोजेनिक गैस, जिसमें 95% या अबव 95% मीथेन गैस होता है। सो बिलो 95% मीथेन गैस होता है, उसको हम थर्मोजेनिक कहते हैं। थर्मोजेनिक में
मीथेन गैस मेजर कंटेंट में होता है, उसके अलावा ब्यूटेन और मीथेन गैस होते हैं। सो इन शॉर्ट इसको क्या कहते हैं, नेचुरल गैस लिक्विड NGL कहते हैं। कैन बी सेपरेटेड एंड सोल्ड इंडिविजुअली फॉर वेरियस यूजेस। इसको आप इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग से, और इसको सोल्ड कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं फॉर द रेफ्रिजरेंट। इसको आप रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है तो इसको आप एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ आप इसको बेच सकते हैं। एंड प्रोड्यूस पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट लाइक प्लास्टिक, और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी इसमें यूज़ होते हैं लाइक। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसको निकाला कैसे जाता है। बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स हैं, और तो इसको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको प्रोसेस को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि स्टेप्स बाय स्टेप्स जो है ना, बहुत सारे स्टेप्स हैं उसके, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दैट्स वाई हमने जस्ट 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है कि हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको प्रोसेस कैसे करते हैं। Natural gas is sent through smaller pipeline called gathering lines to processing plant, which separate the various hydrocarbon fluids from pure natural gas to produce, which is known as pipeline quantity dry natural gas before it can be transported. Processing involves 4 main process टू रिमूव द वेरियस इम्प्योरिटीज़। सो अभी सी बात है कि जब आपको नेचुरल गैस या फिर फॉसिल फ्यूल मिल रही होती है तो एज इट इज़ आप यूज़ नहीं कर सकते इसको। इसमें मेजर चैलेंज ये है कि इसको प्योरीफाई करना पड़ता है। इधर आपके पास पेट्रोल और डीजल जो मिल रही है आपको गैस स्टेशन पे, वो बहुत ज़्यादा स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ मिल रही होती है। लेकिन आप इसको एज ए क्रूड ऑयल, ऑयल को, पेट्रोलियम को एज ए क्रूड ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करने के बाद डायरेक्टली आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि यूजेबल फॉर्म में नहीं होता है। तो इसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स में से गुजारना पड़ता है। नेचुरल गैस के लिए भी यही है, देयर आर 4 स्टेप्स। ऑयल एंड कंडेंसेट रिमूवल। पहले आपको ऑयल और जिसमें और भी कंडेंसेशन जो होते हैं और उसको रिमूव किया जाता है। वाटर को रिमूव करते हैं सेकेंड स्टेज पे। सेपरेट किया जाता है नेचुरल गैस के लिक्विड्स को और नेचुरल गैस को। सल्फ़र एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, इसमें सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जो कि रिमूव करते हैं। फाइनली आपके पास जब गैस होता है, गैस आपको आपके पास जब मिल जाता है, पाइपलाइन के थ्रू इसको, पाइपलाइन को फीडर कहते हैं। जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ फीडर। फीडर क्या होता है कि इसमें फीडर क्या होता है कि पाइपलाइन को कहा जाता है। वहाँ पर फीडर क्या था कि जो आप फर्मेंटेशन के दौरान जो आप ओरिजिनल बायोगैस के जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते थे, बायो इनपुट यूज़ करते थे, उसको आप कहते थे फीडर। बट यहाँ पे फीडर इज़ द पाइपलाइन, टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आर स्टोर। गैस इन 4 प्रोसेस के बाद जो आपको गैस की प्रोडक्शन होती है, उसको आप विद बाय मीन्स ऑफ फीडर, बाय मीन्स ऑफ पाइपलाइन, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में या फिर इसको स्टोर करते हैं। गैस गैस जब आपको फाइनली मिल जाती हैं इन प्योर फॉर्म, आप क्या करते हैं, उसको या तो स्टोर करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली। इन सम केसेस गैस इज further liquefied for shipping in large tanker across the ocean. This is called LNG. LNG आपको आपको पता है कि ये जो गैसेस जो या फिर गैसेस जो ज़्यादातर आपके पास जो LNG जो ज़्यादातर आपको आ रही होती है बाई मीन्स ऑफ शिप्स आ रही होती है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर जब आपके पास आ रही होती है पोर्ट पे, तो आपको शिप के थ्रू आ रही होती है। या तो आप गैस की प्रोडक्शन के बाद इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं या फिर इसको मज़ीद लिक्विफाई करके इसको शिप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ LNG। LNG आपने सुना हुआ होगा। उसको लिक्विफाई करने के बाद, गैस को लिक्विफाई करने के बाद जो आपके पास जो चीज़ बनती है वो उसे हम कहते हैं LNG। इन 4 स्टेप्स को फर्दर हम पिक्चर के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देर आर 4 टाइप्स हमने देखा। फर्स्ट टाइप इज ऑयल एंड कंडेंसेट रिमूवल। इन दिस प्योर फॉर्म, दिस इज प्योर फॉर्म। इन प्योर फॉर्म में कुछ ऑयल भी होते हैं या फिर कुछ और भी इम्प्योरिटी होती है जिसको प्रोसेस करने के बाद रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं ये अलग टॉपिक है, ये अभी आप स्किप कर दें।
सो जस्ट आप ये समझ लें कि पहले स्टेप में क्या होता है कि ऑयल और अदर इम्प्योरिटी जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप में आप वाटर को रिमूव करते हैं। अब उसी गैस में जो है ना वो वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसको आप रिमूव करते हैं। प्रोसेस करने के बाद इसको रिमूव करते हैं। सेपरेशन ऑफ नेचुरल गैस लिक्विड। सो इसके अंदर वाटर के अलावा और भी गैस जो है ना वो जो कि लिक्विड के फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ में मौजूद होता है उसको भी आप रिमूव करते हैं। फोर्थ स्टेप में सल्फ़र एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। सो जस्ट आपके पास क्या रह जाता है, मीथेन गैस रह जाता है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में। ठीक है जी। सो फाइनली आपके पास जब आपको गैस मिल रही होती है, सो बाय मीन्स ऑफ फीडर, या गैस पाइपलाइन के थ्रू आप इसको सप्लाई करते हैं और इसको यूजेबल फॉर्म में लाते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस, या फिर क्या करते हैं आप इसको मज़ीद लिक्विफाई करते हैं, मज़ीद कंप्रेस करते हैं एंड एलएनजी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। सो फाइनली जब आपके पास गैस मिल जाता है तो आप इसको फर्दर लिक्विफाई करते हैं और इसको एलएनजी में कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट कंट्रीज़ में, और इसको एज एलएनजी आप यूज़ करते हैं, या फिर इसको डोमेस्टिक पर्पस भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस हैज़ ब्रॉड रेंज ऑफ यूजेस। इट इज़ यूज इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा बहुत सिंपल है, ये कहाँ पे यूज़ होता है आपको पता भी होगा। कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। इंडस्ट्रीज़ में आप यूज़ करते हैं इसको, मशीन को चलाने के लिए आप यूज़ करते हैं। सो इन द रिटेल एंड सर्विस सेक्टर, इन द कमर्शियल सेक्टर, इन हाउस होल्ड आप घरों में फॉर द कुकिंग पर्पस आप यूज़ करते हैं। फॉर द जनरेशन ऑफ हीट एंड पावर, या हीटिंग के लिए, सर्दियों में हीटिंग के लिए या फिर पावर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन कोऑर्डिनेशन एज अ मोटर फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सीएनजी, एज ए सीएनजी भी आप यूज़ करते हैं, मोटर फ्यूल में भी आप यूज़ करते हैं, या फिर एज ए सीएनजी, या कि अभी गाड़ियों में भी सीएनजी यूज़ करते हैं तो उस वहाँ भी आप यूज़ करते हैं। सो दिस आर द यूजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नेचुरल गैस इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिकॉज इट इज़ क्लीनर देन फॉसिल फ्यूल्स। सो एज़ कम्पेयर टू, तो इसके ड्रॉबैक्स हैं, जब ये इन्वायरमेंट चल जाता है तो थोड़े कंटमिनेट करते हैं, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के जो ड्रॉबैक्स हैं वो कम हैं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। इट इज़ सेफर एंड easier टू स्टोर। Natural gas is extremely reliable, unlike electric power that can knock out during the storm. So extremely reliable, unlike electric power that can knock out during the storm. जब आंधी आती है तो इलेक्ट्रिक पावर जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन गैस जो है ना वो गैस क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा होता है, सो पाइपलाइन जो है ना वो स्टॉर्म से इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट्स वाई इट इज़ एक्सट्रीमली रिलायबल एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर पोल्स के थ्रू आते हैं, तो जब स्टॉर्म आते हैं, जब आंधी आती है तो इफेक्ट हो जाता है, जब हाई बारिश भी होती है तो ये इफेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूँ। सो बट नेचुरल गैस इफेक्ट नहीं होता। आपने देखा होगा कि कभी बारिश होती है या कभी आंधी आती है तो नेचुरल गैस जो है ना वो कभी, गैस की सप्लाई हमेशा रुकी नहीं है, बिकॉज ये पाइपलाइन के थ्रू इसकी एक्सपोर्ट होती है। नेचुरल गैस इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन फॉसिल फ्यूल्स। ये आपको भी पता होगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये आपके जो घरों में गैस आती हैं जो कि बहुत कम एक्सपेंसिव है, इसका बिल जो है ना वो बहुत कम आता है। बट इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, और या फिर फ्यूल या पेट्रोल और डीजल के बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल गैस। So some potential disadvantages are there. So natural gas can be handled carefully, must be handled carefully because it is combustible material. इसको आप हैंडल बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, बिकॉज कंबस्टेबल है, क्योंकि ये अगर एटमॉस्फेयर में अगर फैल जाएँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में और कंबस्ट हो जाए, साथ में कोई फ्लेमेबल मटेरियल होगी जो कि जल रही होगी, तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ेगा, जहाँ पे एटमॉस्फेयर में अब सी बात है कि इंसान होते हैं या फिर और भी चीज़ें होती है, तो वो इफेक्ट हो सकता है। Like all fossil fuel, natural gas is not a renewable.
ये रिन्यूएबल नहीं है, एक बार आपने यूज़ कर लिया तो दोबारा से आ नहीं सकते हैं। नेचुरल गैस डस नॉट कंट्रीब्यूट ग्रीन हाउस गैसेज। सो ऑल्दो हमने देखा था कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन इसमें जो है ना इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो दैट्स वाई this is the another topic. So this is the end of today lecture. We have discussed the natural gas को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया. So next lecture में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे what is the पेट्रोलियम और कोल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. For now this is the end of today lecture.